से स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो 15 तारीख को हुई थी, 15 सितंबर को। उससे रिलेटेड जो है सो बोर्ड के द्वारा आंसर की दे दिया गया है। उसके आंसर की में कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं और जो सही है इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग इत्मीनान से बैठ के उसे अपने आंसर से टैली कर सकते हैं, अपना नंबर काउंट कर सकते हैं। ये रहा 15/9/2023 को, ये जो है सो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था 10 बजे वाला, उस शिफ्ट का ये आंसर की हो गया आपका। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस थे। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे आज, जिसमें 100 आपका हिस्ट्रीज का था और 50 के अंदर जो है सो 30 आपका सीडीपी था और 20 के अंदर जो है सो आपका मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस था। ठीक है, इस सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन सा था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैमाबाद। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो दैमाबाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने से इसको काउंट करते चलिए किसका कितना सही होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है। ठीक है, वक्र आकार का जो ईंट का प्रमाण है वो आपका कहाँ से मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चहुंद्रो। चहुंद्रो कहाँ है आप लोग ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चहुंद्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त, ये जो एक सील पर 3 मुख वाला जो है इसमें पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है एक सील पर, शिला पे, चट्टान पे। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी, मोहनजोदारो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो अभी कहाँ है, तो ये आपका अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान में है। ओर्डियन हेक्साटिकम किस फसल की प्रजाति है। ठीक है, तो ये एक इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये किस फसल की प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है। ठीक है, तो मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मध्य शहर का प्रमाण जो है आपका ये धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा कहाँ है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस सैंधव शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग सीप उद्योग था। ठीक है, किस सैंधव शहर का, सिंध शहर का जो है सो सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। तो सीप जो है सो आपको ये रिलेटेड हो जाएगा आपको क्या कहते हैं, समुद्र तट से, समुद्र के किनारे ये सब व्यापार होता है। तो इससे रिलेटेड जो स्थल है समुद्री, लोथल। लोथल कहाँ पे है आपका, तो लोथल आपका गुजरात में है, ये गुजरात में है। ठीक है, ये वाला पोर्शन गुजरात में है। ठीक है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत हल्का सा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था। बहुत हल्का सा प्यारा सा क्वेश्चन आपका, ये मौर्य एम्पायर का था, मौर्य डायनेस्टी का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की? ठीक है, बृहद्रथ की हत्या करके ये इसकी हत्या की जाती है, उसके बाद पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शुंग वंश। राइट आंसर बी। और बृहद्रथ किस वंश के थे, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? ठीक है, अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, ग्रहण किया था, तो वो किससे प्रभावित होकर जो है सो बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया था। ठीक है, विश्व में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? ठीक है, कलिंग का जो युद्ध इन्होंने लड़ा था उसके बाद इन्होंने विजय का त्याग कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ही शायद ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ठीक है, तो ये थे आपको सम्राट अशोक, सम्राट अशोका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें क्या कहा जाता था? अशोक के राज्य में जो धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी उनका एक पर्टिकुलर नाम था, उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धम्म महात्मता। ठीक है, राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक का जौगरा शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, जौगरा शिलालेख जो है सो किस राज्य में? तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा। ठीक है, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। और यहां से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ साथ कुछ क्यूज होते जाए। ओके, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सोना और उत्तरा दक्षिणी भारत, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में हुई? ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 14th सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन सी। खुद काउंट करते जाइएगा, आपको खुद पता है बॉयज़ के लिए जो कट ऑफ रखा गया है वो 75 और गर्ल्स के लिए 60। अगर ये स्कोर आप क्रॉस करते हैं तो आप निश्चित तौर पे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, स्टेट 2023 यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो यूटोपिया जो है सो थॉमस मोरे के द्वारा लिखा गया था। एक बहुत अच्छा सा बात है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और जस्ट 17 देखिए। थॉमस मोर के यूटोपिया ने समाज की समस्याओं के लिए दोष दिया। समाज की किस समस्या के लिए दोष दिया? थोड़ा सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। ओके, तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा है यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस मोरे, और इस क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपको समाज। उन्होंने समाज को ही दोष दिया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भाई भाई की तरह थे, अगर आप देखे होंगे तो एक से एक का आंसर जरूर निकल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था? सियाना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रोगियो लोरेंजेंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कलाकार को पेंथियन में दफनाया गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राफेल, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया था? तो पृथ्वी का चक्कर आपको, तो इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मार्क कीजिए। हालांकि इसका आंसर बोर्ड ने जो है सो वास्को डिगामा दिया है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो होगा, एक्चुअल आंसर जो होगा इसका
मैगलिन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी डाउटफुल है, इस पे चैलेंज हुआ है, देखते हैं बोर्ड इसको करेक्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन मार्क करके रखेंगे जो इसमें डाउटफुल है। ठीक है, मैरी से किसने शादी की? मैरी से शादी किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सुधार फ्रांस में क्रांति से हुए उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको श्वेत क्रांति भी हो जाएगा, रक्तहीन क्रांति भी हो जाएगा, गौरवपूर्ण क्रांति भी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों क्रांति जो है सो फ्रांस के अंदर घटित हुए थे, और इन सब से जो है सो इंग्लैंड इसको हासिल किया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना? देखिए, काफी हार्ड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, आप इंडिया के संदर्भ में आपको दिया जाए तो आप कम से कम फेस को रिकॉग्नाइज करके आप एक एज का जो है सो डाटा अपने माइंड में ला सकते हैं, ये छोटे होंगे ये बड़े होंगे। अब देखिए यहाँ पे जनाब चर्चिल का नाम हम सुने हुए हैं, डिजरायली का भी नाम सुने हुए हैं, ये दोनों साहब हैं। तो इसमें हालांकि सबसे कम उम्र का जहाँ तक बात है तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा पिट, विलियम पिट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो सी मार के आए होंगे, तुक्का मारे हों या जैसे भी मारे हों, उनका सही होगा। ठीक है, सबसे कम उम्र के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, उसमें आपको छोटा पिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आप क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए। इसका ऑप्शन बोर्ड जो है सो 1935 डिसाइड किया है। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में जाइएगा तो इसका जो है स्थापना 1911 में हुआ था। ठीक है, अब ये सेंट्रल बैंक अगर ये आरबीआई को मानती है, ठीक है, अगर आरबीआई को ये मानती है तो इसका फिर 1 अप्रैल 1935 को हो जाएगा। ठीक है, इसके आधार पे 1935 को लिया है। बट जब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिएगा तो इंग्लिश में था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो उसके अकॉर्डिंग 1911 आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके आधार पे कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। तो देख लीजिए, इस पर भी चैलेंज हुआ है, इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1832 में हैजे की महामारी में कितने लोगों की मौतें हुई? ठीक है, अब ये डाटा कहाँ से लाओगे भाई? तो इसका आंसर हालांकि बोर्ड ने 31,000 दिया है। अब आप लोग जो मार के आए होंगे, जिनका ये तुक्का सही हुआ होगा तो उनका ये काउंट होगा, अदरवाइज गलत ही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह से अफीम खिलाकर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई, वैसा अंग्रेजों ने भारतीय के साथ कैसे किया? तो जैसे अफीम खिलाकर चीनी लोगों की आदत को बिगाड़ी गई, वैसे अंग्रेजों ने भारतीयों के खिलाफ या भारतीयों के साथ क्या किया था? ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने चाय पिला के जो है सो आदत बिगाड़ी थी। ठीक है, लिप्टन चाय, लिप्टन टी। नागानंद किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे नागानंद जो है सो हर्षवर्धन की रचना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। ठीक है, 28, हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई? तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है सो प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, टोटल 6 सभाएं
हर्षवर्धन जी के द्वारा आयोजित की गई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मौर्य, दिवाकर, जयसेन, मतलब उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट वनपालों के संबंध में जानकारी देते हैं। वनपाल कौन है? तो वनपाल ये वन रक्षक, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वन रक्षक को वनपाल कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोग क्या है? भोग क्या है? एक छोटा सा वर्ड दे दिया है, भोग। भोग क्या है? इसका सही आंसर माना है ए, आवधिक पेशकश। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में लता, मालव और गुर्जरों को चालुक्यन शासक के सामंतों के रूप में दर्शाया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपको एहोल शिलालेख, ऑप्शन ए, एहोल शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण के हर्षचरित में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नाचती लड़कियां। ये हर्षचरित्र में जो ये दो पात्र हैं, इनका जो उल्लेख किया गया है वो डांसिंग गर्ल के रूप में, डांसिंग गर्ल के रूप में इसका वर्णन देखने को मिलता है हर्षचरित्र के अंदर में। ठीक है, मेवंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहां तक जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारी अंतरीप तक। ऑप्शन ए, कुमारी अंतरिप तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, चोलों और रोमनों के बीच किस रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था? ठीक है, चोलों और रोमनों के बीच किस सागर से होकर के ये व्यापार हुआ करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लाल सागर, रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कन्नगी कौन थी? कन्नगी कौन थी? तो ये इसकी डॉटर थी, मनायकिन की ये डॉटर थी। ठीक है, बेटी थी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के समकालीन उत्तरी भारत पर किस मुसलमान ने आक्रमण किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद गजनी ने। ठीक है, ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनी ने। ठीक है, इनमें से कौन एक चोलकालीन शिक्षा केंद्र था? ठीक है, तो चोलकालीन शिक्षा केंद्र के संदर्भ में त्रिभुवनी ये भी होगा, ये भी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सरकारी आंसर। 39, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? जब चोल वंश का वास्तविक संस्थापक के संदर्भ में बात है तो इसको बोर्ड ने क्या किया है, राजा राज प्रथम को माना है। ठीक है, आप गूगल करके देख लो कहीं भी तो आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, विद्यालय, इस क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन मार्क लगा के रखो, आखिर देखते हैं चैलेंज के बाद बोर्ड इसका क्या डिसाइड करती है। अभी इसको बोर्ड ने ऑप्शन सी को माना है, लेकिन आप गूगल करोगे तो आपको विद्यालय देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की इकाई आपको उड़ थी। ठीक है, उड़। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? बिल्कुल हल्का क्वेश्चन, लुई 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबेस्पियर, ऑप्शन सी, रॉबेस्पियर। ओके,
दिदरो किस तरह का लेखक था? दिदरो के संदर्भ में पूछा गया है कि दिदरो किस प्रकार का लेखक था, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वकोश का संपादक था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल असेंबली में ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? इसका आंसर हो जाएगा 1789 बी। रॉबेस्पियर का पूरा नाम क्या था? इसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ऑप्शन डी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसका पूरा नाम था। ठीक है, किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं कहा जाता है? ठीक है, ये धनी लोग जो होते हैं वो निष्क्रिय नहीं होते हैं, सक्रिय नागरिक होते हैं। ठीक है, गैर संपत्ति वाले निष्क्रिय होते हैं, बच्चे भी डिपेंडेंट होते हैं, महिलाएं भी डिपेंडेंट होती है। ठीक है, धनी लोग जो होते हैं वो निष्क्रिय नहीं होते। यहाँ नोट पूछा गया है कौन निष्क्रिय नहीं माना जाता है। ठीक है, तो धनी लोग। मुसोलिनी की पार्टी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा फासिस्ट पार्टी। ठीक है, मुसोलिनी के पार्टी का नाम क्या था? तो फासिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ? स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ? स्पेन के अंदर किस तानाशाह का उदय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंको। फ्रैंको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुष्टीकरण की नीति को सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया? तुष्टीकरण की जो नीति थी उसको सबसे ज्यादा समर्थन किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, चैम्बरलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समझौते द्वारा चेकोस्लोवाकिया की क्षेत्रीय संप्रभुता उल्लंघन किया गया? ठीक है, ये हो आपका म्यूनिख समझौते के द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पर्ल हार्बर क्या था? पर्ल हार्बर ये एक नौसैनिक अड्डा था। ठीक है, ये एक पोर्ट था, नौसैनिक अड्डा। जर्मनी के किस शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेसडेन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बर्लिन। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। ठीक है, ऑप्शन बी उतबी। प्रथम खलीफा का नाम क्या था? ये अबू बकर साहब जो प्रथम खलीफा के नाम से जाने जाते हैं। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? क्वेश्चन काफी लेवल में आया था। ठीक है, क्वेश्चन उतना भी हलवा नहीं था। ठीक है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत की राजधानी दिल्ली। शमसी वंश या इलबारी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, उसके बाद 58, रजिया ने कितने दिनों तक शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ईयर एंड 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कुरान खां किसे कहा जाता था? है ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को कुरान खां भी कहा जाता था। लाख बख्श, कुरान खां, ये सब इन्हीं को कहा जाता था। ठीक है, लाल महल में किसने राज्यारोहण करवाया? इसका आंसर हो जाएगा लाल महल में किसने राज्यारोहण करवाया? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी।
निम्न में से कौन सुमोलित नहीं है? ये सुमोलित कौन सा नहीं है? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सुमोलित नहीं है, ये अकबर का कार्यकाल नहीं दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ की? तो अकबर जो है सो दीन इलाही, तो इसका आंसर जो है सो इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए। बोर्ड आखिर क्या डिसीजन लेती है? इसका आंसर हालांकि अभी बोर्ड ने 1580 दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा मेरे हिसाब से 1582 होगा। ठीक है, 1582। ठीक है, तो देखते हैं बोर्ड क्या डिसाइड करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर पानीपत, सही सही सही। रणथंबोर, हल्दीघाटी भी सही है। ये चित्तौड़ का युद्ध, ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था? ठीक है, 64। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन डी, उपनिषद। दक्कन विजय के बाद 3 नए सूबों को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो ये थे आपको बरार, खानदेश और अहमदनगर। ठीक है, तारीख शेरशाही के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तारीख शेरशाही के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ये तोहफाए अकबर शाही से अलग ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? परोती। परोती मतलब होता है कुछ समय तक खाली रहने वाली जमीन। चचर का अर्थ होता है 3 या 4 साल तक खाली रहने वाली जमीन। तो इसमें से आप अगर देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है। बंजर, 2 या ज़्यादा समय तक, 2 साल से ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली जमीन, ये डाउट है। ठीक है, पुलाज, पुलज, कभी ना खाली रहने वाली जमीन, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन यही बी, ये सी जो है यही बच रहा है, ये आपका बंजर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे, पलासी युद्ध के मास्टरमाइंड। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव यही ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला के चचेरे भाई नवाब में क्या प्रतिद्वंदी था? ठीक है, तो ये प्रतिबंधित था, नवाब में एक प्रतिद्वंदी था। तो ये उसका आंसर हो जाएगा आपको सी, पूर्णिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अस्फी इमामबाड़ा का निर्माण किया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको असाफुद्दौला। ठीक है, ऑप्शन ए, असाफुद्दौला, इन्होंने अस्फी इमामबाड़ा का निर्माण किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था? ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपको गिंगी किला। ऑप्शन बी, पूर्व का ट्रॉय जो है ये गिंगी किला को कहा जाता था। ठीक है, बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रॉबर्ट क्लाइव। इसका भी आंसर, दोहरी प्रणाली की जो स्थापना ये रॉबर्ट क्लाइव किए थे। ठीक है, 73, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। बिल्कुल सही बात है।
1765 में संपन्न इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। इसका मतलब है कि आपका ये दोनों कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ। बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया था? प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट जिन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, पटना में 1857 विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, पीर अली। पीर अली कौन थे? ये एक बुक सेलर थे और 1857 क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी मैदान में ही इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन इन्होंने अंग्रेज के सामने अपने मुंह को नहीं खोला और देश के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 77। निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? इसका आंसर हो जाएगा आपको मद्रास। ऑप्शन बी, मद्रास। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये तो थे मिर्जा गालिब। ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। 79। 1857 की क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया था? इसका हो जाएगा लॉर्ड स्टेनली। ठीक है, ए। लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच भीषण लड़ाई कहां हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिडेंसी के पास। ऑप्शन डी। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार के थे। ठीक है, राजेंद्र बाबू को सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, 82। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 तो सब में दिया हुआ है, बट इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1876। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। ठीक है, थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते थे? ठीक है, तो हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया था? ये तो गरम दल के होंगे। ठीक है, सारे ऑप्शन आपको गरम दल के ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक। लोकमान बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, क्या कभी बीजी तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? यस या नो, कमेंट कीजिए। वर्ष 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किसने गवर्नर पर गोली चलाई थी? ये एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मार्क है। इसका आंसर होगा मेरे समझ से वीना दास, बट बोर्ड ने सुनीता चौधरी का नाम सुझाया है। इस पे भी चैलेंज है, देखते हैं बोर्ड क्या डिसाइड करती है। ठीक है, 87।
निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? यह स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के पश्चात, घोषणा के पश्चात जो इस आंदोलन का जन्म हुआ था, इस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक ट्रेडमार्क गीत, शीर्षक गीत जो है सो बना था। ठीक है, जन भावना को उत्तेजित करने के लिए। चलिए, सबसे भारी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 88। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? बच्चे इस क्वेश्चन को काफ़ी जप रहे थे, एग्जामिनेशन के बाद सब बोल रहे थे गांधी जी के पिताजी का नाम पूछा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, करमचंद गांधी। ठीक है। 89। गांधी जी द्वारा बीएचयू में दिए गए भाषण का सार्वजनिक विरोध किसने किया था? गांधी जी के द्वारा जो बीएचयू में सार्वजनिक एक भाषण दिया गया था, इसका विरोध किनके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग से, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कमेंट कीजिए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90। स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक मशहूर मंदिर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दुर्गियाना मंदिर। ये स्वर्ण मंदिर के साथ साथ अमृतसर के अंदर एक मंदिर है, दुर्गियाना मंदिर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91। बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दी थी? बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दी थी? तो ये थे मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक। साइमन कमीशन का भारत भर में विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का जो नारा दिया गया था, उस साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था, इसका एकमात्र यही कारण था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसका मेन विरोध जो हुआ था इंडिया के अंदर में, इसका मेन कारण यही था कि इसमें कोई भी नो इंडियन मेंबर, कोई भी इंडियन मेंबर इसके अंदर में नहीं थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। 93। मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन डी। 94। सैयद अहमद खान ने एमओ कॉलेज की स्थापना कब की? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1875। इसका आंसर हो जाएगा 1875। किस वायसराय ने पीर पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा? किस वायसराय ने पीर पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा? तो लॉर्ड लिलिंथ को। ठीक है, ये लॉर्ड लिलिंथ को जो थे, इन्होंने कहा था कि पीर पीर जो रिपोर्ट जो है तो झूठ का जो है सो पुलिंदा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? ये दिया था डू एंड डाई, मतलब करो या मरो। ये तो सबको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया है। करो या मारो, पढ़ो या युद्ध करो, दिल्ली चलो, तो यह पढ़ो, करो या मरो, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने पहला परमाणु बम बनाया था? ठीक है, किस प्रोजेक्ट के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने पहला परमाणु बम बनाया था। क्लाइमेट एटली किस पार्टी के नेता थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबर पार्टी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग से, बीच बीच में क्यूज होता रहेगा तो अच्छा रहेगा। भारत को जो आज़ादी मिली थी 1947 में, उस समय जो है सो
ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, पिंजर कहानी की लेखिका कौन है? तो पिंजर कहानी की लेखिका जो है सो अमृता प्रीतम, ठीक है। अमृता प्रीतम। चलिए 100, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान को जो राष्ट्रीय गीत है कौमी तराना, उसको किसने लिखा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हाफिज जालंधरी, ठीक है। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसको हाफिज जालंधरी ने लिखा है, ठीक है। चलिए 101, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक उत्तरदायित्व जो होता है निर्धारित करने के लिए उस आपका समाज का होता है, ठीक है। ऑप्शन सी, शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट 103, शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो है आपको ये हो जाएगा आपको पाठ्य चर्चा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शिक्षण लक्ष्य नहीं है। शिक्षण जो है का लक्ष्य क्या नहीं है? शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, ये लक्ष्य के अंदर नहीं होता है। व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहन, बिल्कुल। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है। अधिगम सुगम करना, कितना सरल ढंग से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो आप मूल्यांकन करना आपका लक्ष्य नहीं होता है, ये एक प्रोसेस होता है, बट लक्ष्य टारगेट नहीं है जो हमको केवल मूल्यांकन करना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। 105, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होगी। इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होगी। ये आपका प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन जो है एक दूसरे के बीच में, ये विकसित नहीं होगी, ठीक है। सुनना होगा, सहयोग होगा, प्रोत्साहन होगा, ठीक है। पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। गृह कार्य कभी भी जो है सो पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे जो है सो संबंधित होनी चाहिए गृह कार्य, तब जाके वह गृह कार्य सारगर्भित होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्यों को की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए वो मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। पाठ योजना में जब आप पाठ योजना बनाते हैं तो शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है, ये फर्स्ट ही लाइन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन बी। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम स्तर है। उच्चतम स्तर क्या होगा? चरित्र निर्माण होगा, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है? बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, 36 मिनट, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है प्रस्तुतिकरण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य हैं, ठीक है। तो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का उद्देश्य क्या होगा?
कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा के व्यवहार की पहचान करना, शिक्षक के व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े क्रमबद्ध इकट्ठा करना। ठीक है, अंतःक्रिया का ये विश्लेषण होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए बी बोथ। सीखने की अक्षमता है। सीखने का लर्निंग डिसऑर्डर जो होता है वो तंत्रिका विकार होता है। ठीक है, कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, इसका आंसर हो जाएगा सी। पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं। ये पुस्तकालय क्या होता है? ये आज के डेट में आपको फिजिकल प्लस डिजिटल, ये बोथ आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? तो लर्निंग अधिगम। ठीक है, खेल और टहलना वहां नहीं होता है। एक शिक्षक को पूछना चाहिए अर्थपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल सही है। निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या, कोई जरूरी नहीं है, जितना सब संभव हो सके उतना प्रश्न, सही है, ये भी चलेगा। बट अर्थपूर्ण अगर मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादा बेटर होगा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है? पारस्परिक संबंध, मौखिक क्षमता, विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव। शिक्षक को अपने शिक्षण कला में महारत हासिल करनी चाहिए। सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से, ये नहीं कि एक विधि में आप निपुण हो गए और कोई विधि आप जानते ही नहीं है। नेक्स्ट, ज्ञान क्या है? ज्ञान सूचना है। निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ये दौरान किया जाता है। ठीक है, सी, रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? निर्धारण मापनी। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ चर्चा प्रारूप का प्रकार नहीं है? विषय केंद्रित बिल्कुल होना चाहिए, समस्या केंद्रित बिल्कुल होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित कभी नहीं। जहां शिक्षक केंद्रित की बात हो, जहां शिक्षक को सेंटर में रखा जाए वो गलत बात है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ चर्चा की प्राकृतिक नहीं है? ठीक है, तो महत्वपूर्ण, रचनात्मक, रूढ़िवादी, सक्रिय, इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय। प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूछा है। ये बात इस वर्ड पे ध्यान दो। बहुत बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन का आंसर गलत है, बट प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती आपको कट्टरवाद है, जातिवाद भी चुनौती है, क्षेत्रवाद भी चुनौती है। वैसे देखा जाए तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, बट यहाँ पूछ रहा है सबसे बड़ी चुनौती, इसीलिए इसका आंसर कट्टरवाद होगा। शिक्षक को सभी छात्रों के बीच व्यवहार करनी चाहिए, दोस्त की तरह, मालिक की तरह, समाज के रूप में, व्यक्तिगत रूप में। तो न समाज के रूप में, न मालिक के रूप में, न व्यक्तिगत रूप में, उन्हें एक दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर हम पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हम विफलता की कारणों को जान लेते हैं तो बिल्कुल सही बात है। बट ऑप्शन सी आप देखो, अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं, अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं, मतलब बी, ऑप्शन बी इसके अंदर आ गया। एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर इसमें भी मेहनत की बात आ गई, मतलब बेस्ट ऑप्शन जो है सो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चॉक बोर्ड एक प्रकार का शिक्षण सामग्री है, ये तो दृश्य है, विजुअल है।
टेलीविजन क्या है? टेलीविजन किस तरह का सामग्री है? टेलीविजन से हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो ये श्रव्य और दृश्य है, मतलब ऑडियो प्लस विजुअल, ये बोथ है। ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़। निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो आपको ट्रेजरी बिल भी है, वाणिज्यिक पत्र भी है, जमा पत्र भी है, उपरोक्त में से सही, ऑल ऑफ द अबव, सरकारी आंसर। ठीक है। 134। 32 फरवरी 1938 को बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था? इसका सही जवाब होगा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। समाचारों में रहा ULPIN किस क्षेत्र संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? तो ये एग्रीकल्चर लैंड के संबंधित भूमि संसाधन। ठीक है। लैंड रिसोर्स के संबंधित ये डिजिटल डाटा प्रोवाइड करता है। कांस्य ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसमें निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? एक चीज याद रखिएगा, ब्रॉन्ज में जेड ही आता है लास्ट में। ठीक है। तो जेडी का मतलब होता है जिंक, मतलब इसके कंपोजिशन में जिंक नहीं होगा। जिंक यहाँ दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी दिख रहा है, ये नहीं होगा, तो लास्ट में ये ऑप्शन बचता है टिन कॉपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिन प्लस कॉपर। ठीक है, याद रखिएगा। 137। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को चुनिए। 3 महीनों के हाथी का वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है, अकॉर्डिंग टू NCERT। बिल्कुल गलत। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है, अकॉर्डिंग टू NCERT। गलत, ये 100 kg होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। हाथी बहुत अधिकतर आराम नहीं करते हुए दिन में 2-4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाथी कीचड़ में पानी में खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है C एंड D, ऑप्शन A। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। ये आपका सीटेट के EVS का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। कितने बार भी पूछ चुका है ये। ठीक है। ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन A, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपृक्त किया जा सकता है। आप देखिए, जैसे थोड़ा सा समझा देते हैं। ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस। तो सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस हो गया। सॉलिड में पार्टिकल काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है। आपको दिखाई भी नहीं देगा, ऐसे पूरा ऐसे पूरा कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है। और लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और गैसियस पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो क्या कह रहा है? दबाव लगने पे गैस को आसानी से, अब ये ठोस है, आप कोई लकड़ी के बेंच है उसको दबाइएगा तो दबेगा नहीं? दबेगा। लिक्विड थोड़ा सा दबेगा और गैस अच्छा खासा दबेगा। ठीक है। तो वही बोल रहा है संपृक्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही। हम जब किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है। ये जो अणु के बीच में जो स्थान है ये कम होकर इतना आ जाएगा। ठीक है। उसे आसानी से संपृक्त किया जा सकता है। बिल्कुल। ए और आर, ए भी सही है, आर भी सही है और इसका ये डेरिवेशन भी है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही व्याख्या है तो आंसर इसका हो जाएगा C। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे, ऊंचे बने लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो
कथन है आपका, ये कथन आपको असम के घर से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, तो ये कथन सही है। तो ए गलत है और बी सही है, इसका होगा, ठीक है। तो ए गलत है और बी सही है, ये आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41। हाँ, पहले इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं 3650 क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इसका गुणनखंड नहीं है। पहले तो ढूंढेंगे कौन है। तो पहले देखिए यूनिट प्लेस पे 5 के लिए हम क्या समझते हैं, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। मतलब यूनिट प्लेस पे 0 है, मतलब इससे डिविजिबल है। बात को गौर कीजिएगा। तो ये पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी की रूल एक ही होती है। मतलब सारे नंबर को हम काउंट करेंगे, उसको 3 से भाग देंगे या 9 से भाग देंगे, अगर वो कट जाएगा तो 3 से डिविजिबल होगा। तो हो गया आपको 3 + 6 + 5 + 0, 11 3 14। 14 में क्या 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये भी गुणनखंड नहीं है और ये भी गुणनखंड नहीं है। आ जाइए आप 11 से देख लेते हैं, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ लेते हैं। 6 0 तो 6 हो गया, और 8 5 तो 5 3 तो 8, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो ये भी गुणनखंड नहीं है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली ये है। अब आंसर दिया है 9, तो इसमें हम क्या माने। यहाँ पूछ रहा है नहीं, तो उसके आधार पे आपका 9 भी आंसर हो रहा है, 11 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है। देखिए बोर्ड क्या करेक्ट करता है, इसका लैंग्वेज ही गलत है। यहाँ पे या तो कौन गुणनखंड है देगा तो 5 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट है हमने आपको पहले ही बता दिया है। 100 लाख को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पहले 100 लिख डालिए, और लाख के लिए तो हम 5 शून्य लगाते हैं। तो ये हो गया 100 लाख। इकाई दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 CR हो गया, 1 करोड़ हो गया। तो 1 करोड़ आपका आंसर डी हो गया, ठीक है। हल्का क्वेश्चन था। चलिए चलिए 143 देखते हैं। देखिए प्रियदर्शिनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया था। इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? देखिए यहाँ पे यूनिट का थोड़ा सा खेल है। तो 4.8 kg, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 4800 ग्राम। यहाँ तो 2500 ग्राम है ही। 3.5 kg है, इसको ऐड करते हैं। दस 10,800 ग्राम हो गया। यहाँ कह रहा है बराबर बराबर 3 दर्जन, 1 दर्जन 12, तो 3 दर्जन हो गया आपका 36। तो 36 पैकेट में एक पैकेट का वजन पूछ रहा है हमसे, तो 36 3 झाग, तो ये 300 ग्राम का एक पैकेट बनेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी। बहुत हल्का सा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव थोड़ा सा था, ठीक है। कैलकुलेट करके आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, ये 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये 5 तो सारा का सारा 5। यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो भुजा स्क्वायर, तो ये 25 cm² हो गया। अब नेक्स्ट टर्म में कह रहा है कि इसकी साइड को दुगुना कर दिया जाए, 5 से 2 कर दीजिए तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो नया एरिया क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ 25 हो गया और यहाँ 100 हो गया। तो कितना गुना हो गया? तो 25 गुने x इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू 25 चौके मतलब 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो 4 गुना हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए। चलिए रुबीना ने कार से 16:50 अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 में अपनी यात्रा को समाप्त की। पूरी यात्रा में लिया गया समय पूछ रहा है। तो चलते हैं, सेम डे वाली बात है। तो 21, 15 और इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये आवर में है और ये मिनट में है। ये 15 छोटा है, 50 बड़ा है। अगर एक इससे लेते हैं तो 60 और प्लस, तो इसमें प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 प्लस 15 75, 75 में से 50 जाएगा तो कितना होगा? तो 25। इधर 20 में से 16 गया तो 4 हो गया। तो आपका टोटल कितना हो गया? तो 4 आवर्स एंड 25 मिनट। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपराध का दंड होगा तो विलेख का क्या होगा? विलेख में आपको आनंद आता है। वह शब्द चुने जो समूह की अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। ठीक है, एंथ्रेसाइट क्या है? एक टाइप का कोयला है। बिटुमिनस भी एक टाइप का कोयला है। लिग्नाइट भी एक टाइप का कोयला है। तो ग्रेनाइट होगा इसका आंसर। ठीक है, ये तीनों जो है ना, ए, बी और डी, ये कोयला का प्रकार है। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको हम 1 2 3 1 4 9 1 बॉक्स 27 कॉमा 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 कॉमा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 डी। सोचने वाली बात है, घबराना नहीं है। सीक्वेंस पकड़िए और आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर डेयर को लिखा गया है 1083, फेट को लिखा गया है 2093। तो पूछ रहा है फेयर को, इसी में से ढूंढना है। एफ का 2, ए का 0, आर का 8 और ई का 3, 2083। ऑप्शन ए निकल गया। बहुत आसान था, सामने लिखा हुआ है, उसमें से चुन के दे देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये किस चीज़ का है? ब्लड रिलेशन, खूनी संबंध का। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मार्कंडेय राजीव के माँ के पिता है। तो एक पर्सन है राजीव, ठीक है, इसकी कोई माँ है और इसके जो फादर हैं ये मार्कंडेय जी जो हैं सो इनके माँ हैं। ठीक है, और मार्कंडेय जी के 3 भाई हैं, 1 2 और 3 भाई भी हैं। और उनमें से एक का पोता अभी है। मान लेते हैं इन्हीं का पोता जो है सो अभी है, अभी है। ठीक है, इनका पोता जो है सो अभी है। ठीक है, मान लेते हैं इनका पोता अभी है। ठीक है, और राजन अभी का पुत्र है।
जगह कम पड़ गया था इसीलिए। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो ये इसका पुत्र है। तो पूछ रहा है जो राजन जो है सो राजीव से कैसे संबंधित है। ठीक है, ये राजन राजीव से कैसे संबंधित है। ठीक है, अब आप देखिए राजीव के माँ के पिता वो हैं, तो ये राजीव के क्या हो गए, नाना हो गए, मदर, ये मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नाना के ये लोग भाई हैं, तो ये लोग भी नाना जी हैं। ठीक है, तो नाना का ये पोता है। ठीक है, तो बीच में कहीं नहीं इसका फादर तो रहा होगा। तो नाना का जो ये फादर जो है इसका ये तो हो गए मामा। तो मामा का बेटा है तो कजन, मतलब राजीव का ये ब्रदर हो गया, ये तो फाइंड हो गया। ठीक है, अब ब्रदर का बेटा क्या होगा, भतीजा होगा। तो निकल गया, आंसर आ गया बी। बात समझ में आया। राजीव के माँ उसके पिताजी ये इसके नाना हो गए, और नाना का किसी एक भाई का जो है ये पोता है। तो नाना का पोता क्या होगा, उसके मामा का बेटा होगा, मतलब वो ब्रदर होगा। तो उसके भाई का जो बेटा होगा वो क्या होगा, उसका भतीजा निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, भतीजा। तो आप लोगों ने देखा कि बिहार स्टेट जो 15 तारीख को जो हुआ था उसके 150 क्वेश्चन को हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। इसमें कुछ त्रुटियां भी थी, 4-5 क्वेश्चन जो मुझे लगा उसको हमने क्वेश्चन मार्क करवा दिया है। अदरवाइज आप लोग खुद से भी मिला लीजिएगा मेमोरी बेस पे, क्योंकि रिस्पॉन्स की तो आया नहीं है। बहुत बच्चे को याद भी नहीं है कि हमने क्या आंसर टिक करके आया था, लेकिन अपने मेमोरी के आधार पे आपको जो याद है उसके आधार पे आप जो है सो खुद मूल्यांकन कर लीजिए आपका कितना आप सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। आपका 75 प्लस हो रहा है, या महिला हैं गर्ल्स हैं तो आपका 60 प्लस हो रहा है या नहीं। और अदरवाइज अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, यही इसको आप देख लीजिए, मिला लीजिए और रिज़ल्ट का वेट कीजिए या फाइनल आंसर की का वेट कीजिए। अदरवाइज सबका एग्ज़ाम आई होप अच्छा ही गया होगा। चलिए।